हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं सीटेट के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सीटेट में ऐसा देखा गया है, आज तक जितना भी सीटेट एग्ज़ाम हुआ है उसमें अब देखा जा रहा है कि क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप सारे ईयर का क्वेश्चन कर लेते हो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसका बहुत अंदर तक मतलब डीप तैयारी करने का, तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाओगे, इसका मैं गारंटी लेती हूँ। मैं पिछले वीडियो में भी इस बातों पे चर्चा की हुई हूँ, हालांकि थोड़ा घुमा फिरा देता है उसी क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है हर एक सब्जेक्ट की बात करें तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाती हूँ। आप लोग आंसर बताइएगा और फिर आपका आंसर गलत होता है या सही होता है फिर बाद में मैं बताऊंगी, तो फिर आप अपना वो कर लेना, मिला लेना कि आप सही बताए हो या गलत बताए हो। और मैं पूरा ये बताऊंगी कि क्यों वो आंसर होगा, ये मैं एक्सप्लेन करके भी आप लोगों को बताऊंगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पहला है रवादार बौद्धिकता, दूसरा है अभिसृत सोच, तीसरा है विविध सोच और चौथा है द्रव्य बौद्धिकता। तो सबसे पहले आप लोग बताएं कि आप लोगों के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। इस चारों में से आप लोगों के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर आप लोग बताएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए तो मैं बताती हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, विविध सोच। अभी कैसे होगा, क्योंकि सृजनात्मकता जो है उसको विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता जो होता है उसमें नए विचारों का समावेशन होता है, मन में जो नए नए विचार आते हैं उन नए विचारों का समावेशन होता है जो संभावित समाधान को प्रेरित करता है ना। उसका संभावित समाधान क्या होना चाहिए उसको प्रेरित करता है। सृजनात्मकता का तात्पर्य नए विचारों का उद्भव से भी होता है जो विविध सोच की संकल्पना से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, विविध सोच। सेकेंड क्वेश्चन, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश के नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। अरे मैं बता दूं आप लोगों को, ये 6 to 8 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 6 to 8 का क्वेश्चन पेपर है जो मैं करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। पहला है व्याकरणिक नियम, दूसरा है वाक्यात्मक, तीसरा है विभक्ति विषयक और चौथा है ध्वनि संबंधी। तो इसका आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, ध्वनि संबंधी। कैसे? किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को ध्वनि संबंधित नियमों के अंतर्गत ही बनाया जाता है, ठीक है। कोई भी भाषा हो उसका उसकी स्वीकृति जो होती है वह ध्वनि संयोजक को से ही संबंधित नियमों के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि किसी भी भाषा की ध्वनि किस प्रकार निश्चित ध्वनि संयोजनों के नियमों को प्रदर्शित करती है। ध्वनि संबंधित नियमों के तहत भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों का नियमित अध्ययन किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। पहला ऑप्शन है भाषा निर्धारित, दूसरा है संज्ञानात्मक पक्ष, तीसरा है सामाजिक भाषा उद्गृत और चौथा है संस्कृति प्रभावित। इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, भाषा निर्धारित। कैसे? जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति में को भाषा निर्धारित कहते हैं। भाषा निर्धारण एक ऐसा विचार है जो भाषा और इसके सीमित संरचना किसी व्यक्ति की सोच, ज्ञान व अवधारणा को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है तो वह उपयोग करता है। वह किसका उपयोग करता है? पहला है
कलन विधि, दूसरा है मानसिक दृढ़ता का, तीसरा है अनुमानी विधि का और चौथा है अंतर्दृष्टि का। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझिए। जब अनुभव और सुझाव के आधार पे, जो उसने अनुभव किया और जो सुझाव उसको दिया जाता है, उसके आधार पर कोई भी उपकरण है उसके खराबी का परिकल्पना और परीक्षण कर रहा है और उसके मतलब परीक्षण करने के बाद उसका मरम्मत करता है, तो वह किस चीज़ का उपयोग कर रहा है? चारों में से ऑप्शन आंसर बताइए क्या होगा? कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का और अंतर्दृष्टि का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कलन विधि का। कैसे? अपने अनुभवों और स्मरण के आधार पर वो कर रहा है, उपकरण की खराबी जो है उसका परिकल्पना और परीक्षण कर उपकरणों को मरम्मत करना जो होता है उसको ना कलन विधि को निर्धारित करता है। कलन विधि मतलब कलन विधि का वो उपयोग कर रहा है वहाँ पे। कलन विधि का उपयोग जो होता है गणनात्मक समस्या, कोई चीज़ की गणना करना जो होता है उससे रिलेटेड जो समस्या होती है उसका समाधान करने के औजार के रूप में किया जाता है कलन विधि का प्रयोग। इस विधि को आकलन, विश्लेषण एवं तर्क का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वो उपयोग करती है। पहला है द्वितीयक विस्तारण विधि का, दूसरा है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, तीसरा है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का और चौथा है कम करने की विधि का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 2 उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि के अंतर्गत निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके उसको आसान बना दिया जाता है ना। और इस अवधारणा का उपयोग संज्ञानात्मक विज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाता है। सामान्यतः जो समस्याएं होती है, समस्याओं के हल में इस विधि का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है और इस विधि के तहत ही छात्र विविध चरणों के आधार पर अधिगम कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि पहला है लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, दूसरा है लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, तीसरा है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है और चौथा है लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। पहले आप लोग कोशिश करेंगे बताने का, उसके बाद मैच करेंगे कि मैं जो बता रही हूँ उससे आपका अलग आंसर आ रहा है या फिर वही आंसर आ रहा है। अगर वही आ रहा है तो अच्छी बात है और अलग आ रहा है तो उसका वो आंसर क्यों नहीं होगा ये तो मैं बता ही रही हूँ। तो चलिए इसका तीसरा आंसर क्यों होगा? क्योंकि पुरुष और महिला जो होती है, पुरुष और महिला की भूमिका जो होती है वही भूमिका का निर्धारण जो है वो समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। समाज पुरुष एवं महिलाओं के लिए उपयुक्त व्यवहार आदर्श के तौर पर सृजित करता है। जैसे देखते हो ना, मतलब बोला जाता है ये काम लड़की का नहीं है, ये काम लड़का का नहीं है, तुम रो रहे हो, तुम ये काम तो लड़की का है। मतलब इस तरह का व्यवहार समाज निर्धारित करता है। यह आनुवांशिक, अंतर्ज्ञानी, अंतर्निहित अवतरण नहीं है। पुरुष और महिलाएं सामाजिक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाती है एवं अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। 7वां क्वेश्चन है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के उदाहरण हैं। पहला है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, दूसरा है आलेख पत्र या मतलब रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, तीसरा है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि और चौथा है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ ये अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधियाँ हैं। ये सभी बालकों के शैक्षणिक योग्यता की उपलब्धि को दर्शाने वाले मापक हैं। यह विधि शिक्षक एवं अभिभावक को अधिगमकर्ता की उपलब्धि के बारे में जानने में प्रमुख भूमिका निभाती है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय यह केवल शैक्षणिक योग्यता के परिणाम को निर्धारित करते हैं। इससे के नैतिक एवं व्यवहारिक परिणाम अगर आप ढूंढोगे तो सो नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। पहला है शिक्षण अधिगम विधियों
की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, दूसरा है कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, तीसरा है शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, और चौथा है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों को अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में सहायता करता है। ऐसा करने से अधिगमकर्ताओं में प्रभावी सुधार हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। इससे विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन में भी गुणात्मक सुधार जो है वो लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। पहला है समता एवं समान अवसर, दूसरा है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, तीसरा है विश्व बंधुता और चौथा है सामाजिक संतुलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को भेदभाव रहित एक ही वर्ग या कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा जो है लोकतांत्रिक प्रणाली का अभिष्ट लक्षण भी माना गया है। इसमें दिव्यांगों के लिए भी शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाता है ताकि वे शिक्षा से वंचित न रहे, मतलब एक बराबर माना जाता है, चाहे वो नॉर्मल विद्यार्थी हो या किसी भी तरह की दिव्यांगता उसके अंदर हो, सबको समान अवसर यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है। पहला है 1985, दूसरा है पहला है 1995, दूसरा है 1999, तीसरा है 2016 और चौथा है 1992। तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है, बताएं आप लोग, फिर मैं बताती हूँ। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया है। यह अधिनियम समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के स्थान पर लागू किया गया। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है और इसी अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद विकलांग वर्गों को दिव्यांग कहा जाने लगा। पहले विकलांग बोला जाता था, लेकिन अब तभी से इस दिव्यांग इनको बोला जाने लगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, पहला है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, दूसरा है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, तीसरा है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो और चौथा है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग बताइए, फिर मैं बताती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, क्योंकि सारे शिक्षक नहीं उसको पढ़ा सकते, उसके लिए मतलब अलग से ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है ना। प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों की ज़रूरतों को आसानी से समझ सकते हैं और शिक्षक की भूमिका बच्चों के विकास में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे शिक्षक निश्चित रूप से मार्गदर्शक की भी भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनका प्रशिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। पहला है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, दूसरा है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, तीसरा है 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए और चौथा है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 86वां संशोधन जो हुआ था, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को जो है वो अनिवार्य कर दिया गया। इसके अतिरिक्त निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया है एवं संविधान के अनुच्छेद 21A को इसमें जोड़ा गया।
मैं 15 तक करवाऊँगी इस वीडियो में, और नेक्स्ट में फिर जो बाकी बच जाएगा उसको मैं करवा दूँगी। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। पहला है शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता, दूसरा है शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, तीसरा है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, और चौथा है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। इसका आंसर ऑप्शन 3 है, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ठीक है। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना अधिगम के लिए एक सरल वातावरण का वो निर्माण करती है, जहां अधिगमकर्ता आसानी से अधिगम को करने में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। पहला है संज्ञान बोधन, दूसरा है संज्ञान, तीसरा है समायोजन और चौथा है केंद्रीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 संज्ञान बोधन। संज्ञान बोधन उच्च स्तरीय विचार का प्रतिरूप माना जाता है, जिसका तात्पर्य गहन विचार करना, सतर्क होना है। संज्ञान सक्षमता का प्रयोग एवं नियंत्रण संज्ञान बोधन द्वारा संभव है। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन, समीक्षा करना और संशोधन करना संज्ञान बोध के में समग्र रूप से अंतर्निहित होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है हम लोगों का 15 नंबर। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। पहला है सृजनात्मक सोच, दूसरा है अमूर्त सोच, तीसरा है मूर्त सोच और चौथा है प्रतिक्रियावादी सोच। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 सृजनात्मक सोच। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे सृजनात्मक सोच कहा जाता है। सृजनात्मकता को अनुभव द्वारा उत्पन्न वैचारिक सोच का परिणाम बताया जाता है। जैसे जैसे सृजनशीलता बढ़ती है, ज्ञान का विकास होता चला जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही हम लोग रहने देते हैं। इसमें का बाकी जो 15 क्वेश्चन बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो भी मुझे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस पर ध्यान दूंगी और कोशिश करूंगी कि अच्छा से अच्छा आप लोगों को दे पाऊँ। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।